अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे सेनेट में जो इंतखाबात होने को जा रहे हैं। अब डिस्कशन की अक्सर इस शो पर सदर आरिफ अलवी साहब ने ऑर्डिनेंस भी प्रोमलगेट कर दिया और अब हुकूमत की यही कार्रवाई देखने को मिल रही है कि ओपन बैलेटिंग होगी पहली बार पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन दूसरी जानिब जो अक्सर तनकीद की जाती थी सेनेट के इंतखाबात पर कि नशस्तों को ख़रीदा जाता है, भरपूर हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है और ये शायद जमहूरी हुस्न का बुनियादी हिस्सा था, नहीं होना चाहिए। अब सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, मेंबर फिल असम्बली पंजाब हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंटीरियर पर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुसरत चीमा साहिबा शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। ये बात में आपके करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी किस तरह की होगी, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस उसकी किस तरह की होगी और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का क्या किरदार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि हम बेसिकली अगर दहाइयों की बात करें तो हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की, बिकने की और इस तमाम चीज़ों की जो गवर्नमेंट है वो खरीदती है और जो अपोजिशन है वो हमेशा वावेला करती है। अभी सिटिंग गवर्नमेंट ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया हो, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की कि आए हम मिलके ओपन बैलेटिंग की बात करते हैं और शो ऑफ हैंड्स के थ्रू इसको करें ताकि वंस फॉर ऑल हम इसका रास्ता रोकें। लेकिन उसमें भी आप देख लें कि जो अपोजिशन ने जिस तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बल्कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी का ये मुजाहरा करने से सबसे बड़ी हिट जो आई है वो इनकी पीडीएम की मूवमेंट को आई है कि फिर जो वोट को इज्जत दो, जो रिगिंग के खिलाफ के जो नारे थे वो सारे दफन हो जाते हैं। बिकॉज अभी तो ये इन तमाम चीजों का रास्ता बंद करने का एक जरिया था, एक स्टेप था। फिर इसके बाद रास्ता ओपन होना था मजीद इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, ताकि वंस फॉर ऑल दुनिया में जो प्रैक्टिसेस हो और ये डेमोक्रेसी की और उसके बड़े जबरदस्त और काबिले अमल मंसूबे और ऐसे मौजूद हैं। जैसे कि आप इंडिया में देखें, जैसे कि आप बाकी तमाम मुल्कों में जहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसको मजीद ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इनसे हमें इसी चीज की तवक्को है और उसकी वजह यह है कि दे फील कि शायद अगर गवर्नमेंट अपने हुकूमती वसाइल जिस तरह ये बेदरेग इस्तेमाल करते थे, करने की नीयत रखती हो तो हम इस तरह की बात ही ना करें। लेकिन इनको शायद ये लगता है, जो कि ठीक लगता है, कि गवर्नमेंट के खजाने से भी ज्यादा पैसा इन लोगों के पास मौजूद है और इस वक्त खजाना तो खाली है। और अगर ये देखा जाए कि पिछली 70 सालों में जो इनकी कमाई है तो उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लॉसेस तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को हुआ, गरीब आवाम को हुआ। और आगे ये कैपेसिटी रखते हैं, ये चैलेंज हमें ठीक कर रहे हैं। इनको लगता है कि हुकूमत के पास कहां से पैसे आए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कट लगा के बैठे हुए एक्सपेंडिचर्स पे, यहाँ पे चाय का भी ये लोग हिसाब देते हैं। मुसरत साहबा, मैं जरा शराजी साहब की भी राय जरा शामिल कर लूं। जी शराजी साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि छांगा मांगा की जो सियासत थी, बहरहाल उसने पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतर रोल प्ले नहीं किया और यकीनी तौर पर ख़रीदो फरोख्त कभी भी पार्लियामान में चीज़ों को बेहतर लेके आगे चलने के लिए मावन मददगार साबित नहीं होती। लेकिन खुद पीटीआई की हुकूमत पर तो देखा जाए, पंजाब के अंदर शरकपुरी साहब और इस तरह के लोग जब बुज़दार साहब से आके मिलते हैं अपनी मर्जी की आदत की मर्जी और मंशा और उनसे पूछे बगैर, तो ऐसे लोगों को इनकरेज करना तो कहीं ना कहीं लगता है कि पीटीआई भी उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रही है। गोया कि आप भी कोशिश तो यही कर रहे हैं कि अपोजिशन को डेंट डालने के लिए अगर कुछ लोगों को तरक्याती फंड्स के नाम पर ब्राइब कर लिया जाए तो हर्ज नहीं है। तो आपको लगता नहीं है कि ये रविश कम अज़ कम पीटीआई को नहीं अपनानी चाहिए, वो जमात के जो समझती है कि इस तरह का तर्ज अमल जमहूरियत के लिए, पार्लियामान के लिए हरगिज़ दुरुस्त नहीं है? जी, मैं अर्ज करूं, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रखा है। देखें, अगर हमारी बदनीति हो और अगर हमें इन लोगों से, जिनको हमने, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इनके हलकों में काम के लिए हमेशा सीएम साहब से भी कोई बंदा आके मिलता है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जो लोग मिलते हैं, हम उनके देखें वो काम है अवाम के लिए। अगर शरकपुरी साहब अपने लिए कोई फेवर्स लेके गए हैं, वो पीएमएलएन के वो तमाम एमपीएस, सिटिंग एमपीएस, वो ये अगर ऑपोजिशन है, और मैं मीडिया को भी ओपन चैलेंज करती हूँ और ऑपोजिशन को बिलखसूस, उनको, उन लोगों के ऊपर गुस्सा भी बहुत है इन्हें, कि ये कोई एक ऐसी चीज मराद साबित कर दें जो उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में ली हो, तो फिर हम इनके हर तरह के जो इल्जामात है उनको सही मानेंगे। लेकिन अगर वो अवाम के लिए
कुछ करने के लिए अगर वो सीएम साहब से मिलते हैं, तो जो सीएम पंजाब है वो पूरी पंजाब की जो 11 करोड़ की पॉपुलेशन है उनके सीएम है, उनके नुमाइंदे, ना कि सिर्फ जो हुकूमती सीट्स हैं उनके। अगली बात रह गई जहां तक, देखिए अगर हमारी नीयत उनसे वोट लेने की हो तो ये तो सुनहरी मौका है हमारे पास। देन व्हाई वी आर ऑफरिंग के आए, हमने जितना बड़ा दिल दिखाया है इसकी एग्जांपल नहीं मिलती। इखलाकी तौर पर हमें इन पे पहले भी बर्तरी हासिल थी। ये वाला स्टेप लेके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तारीफ रकम इसलिए की है कि कम अज कम इनको कहते हैं कि अब इनके पास कोई जवाब नहीं बचा। और अगर हम चाहें, ये बात आपकी ठीक है कि ऑलरेडी, और ये तो सिर्फ सिंबॉलिकल नंबर है, और बहुत सारे इनके मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं जो अपने काम ले रहे हैं और हम उनके काम कर रहे हैं और वो हमने करने हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे जितने भी मंसूबे हैं, सास प्रोग्राम से लेकर के बिस्प को भी हमने कंटिन्यू करे रखा, उसमें हमने फेक एंड बोगस नंबर तो निकाले हैं। कोई एक जेन्युइन गरीब वोटर या वर्कर जो जिसका ताल्लुक जिस मर्जी सियासी जमात से हो लेकिन वो एलिजिबल हो तो हमने निकाला हो, तो फिर इनकी बात, इनके सारे एलिगेशन हम सच मानेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेलफेयर स्टेट, मदीना की रियासत इज नॉट फॉर द पीटीआईज वोट बैंक एंड पीटीआईज फॉलोअर्स, इट्स फॉर ऑल। और इसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा सीएम साहब को हिदायत जारी की है कि पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से, जहां से मर्जी किसी सियासी नुमाइंदे का ताल्लुक हो, किसी वोटर एंड सपोर्टर का ताल्लुक हो, हम उनको हर तरह की सर्विसेज देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक चीज के खिलाफ हैं, दैट इज अच्छा, इसी पर मुसर्रत साहिबा, क्योंकि आपने जिक्र किया पीएम, जी मुसर्रत साहिबा, अगर एक मुख्तसर सा सवाल शामिल कर लूँ, जो आपने जिक्र किया पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का, तो आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम मंजूर की गई थी तो तब यही तनकीद थी आर्टिकल 63A के मुतालिक कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर भी उनको पार्टी हेड की राय के मुताबिक वोट करना होगा, आइन में तरमीम में भी पार्टी हेड की राय के मुताबिक वोट करना होगा, तो बैक बेंचर का कल्चर नहीं आ सकेगा। जो ये खुद मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आज़ाद ख्याली में वोट नहीं कर पाएंगे। अब जब इस तरह के ऑर्डिनेंस को आप प्रोमलगेट कर रहे हैं, आपकी इंतज़ामिया प्रोमलगेट कर रही है, तो क्या मुंतखब नुमाइंदे की इंडिपेंडेंस इस तरह मुतासर नहीं होगी कि उसको अब भी पार्टी लाइंस के मुताबिक सेनेटर्स चुनने होंगे? नहीं, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि देखें, अगर हम इस चीज को देखें तो मुझे ये आप वैसे आप दोनों बड़े माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं, यू नो एवरीथिंग, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की जो ग्राउंड रियलिटी है बेटर देन मी, कि मुझे ये बताएं कि किस सियासी जमात के अंदर डेमोक्रेसी है। ये तो सल्तनत है, ये तो आप उनकी मर्जी के खिलाफ ये बेचारे सांस नहीं ले पाते। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इससे कम अज कम हम हाई मॉरल वैल्यूज को सेट करने जा रहे हैं कि ये जो सेलिंग एंड बाइंग है ये खत्म हो, और ये जो ट्रेड है यानी कि जिसके पास जितना पैसा, यानी कि माफियाज, या हमने जो इनको बल्कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने सिसिलियन माफिया का नाम दिया, व्हेन दे हैव मनी दे कैन बाय एवरीथिंग, हर चीज की एक इन्होंने टैग प्राइस डिसाइड की हुई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दो पहलू हैं। मैं तो ये कह ही नहीं रही हूं कि जो जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग चीजें हैं वो अप टू द मार्क है। हर चीज में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन याद रखें कि अगर पीडीएम का, अगर हम वोट को इज्जत दे स्लोगन होता तो ये हमारे से ज्यादा इस चीज में एक्साइटमेंट शो करते। अगर जेन्युइनली ये डेमोक्रेसी को अपराइट देखना चाहते हैं, हाई मॉरल वैल्यू देना चाहते हैं, तो ये हमारे से ज्यादा खुश होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इनसे किसी अच्छाई की तवक्को अब नहीं रखनी चाहिए। इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर अस कि ये ऑपोजिशन में होते हुए, जबकि इनको पता है कि इनके लोग राब्ते भी कर रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन ये इस चीज के रास्ते में भी रुकावट बन रहे, बिकॉज दे नो मनी। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है मुसर्रत साहिबा। क्या रुकन की इंडिपेंडेंस नहीं कम होगी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट विल द एमपीए नॉट बी अफेक्टेड व्हाइल वोटिंग फॉर द सेनेटर? नहीं, मैं आपसे डिसएग्री इसलिए करती हूँ कि देखें इसमें मकसद इंटायरली डिफरेंट है। अगर ये बात हो तो आपने अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, हम उसी से एक कंपैरिजन कर देते हैं। क्या शरफपुरी साहब ने पीटीआई ज्वाइन की? क्या वो जो इनके 5 से 6 मुअज़्ज़ज़ अरकान है उन्होंने इस मुल्क की जो मुल्की इदारे थे या इनका जो नैरेटिव था उससे डिफर किया? उन्होंने कहा कि हम इनकी इस पॉलिसी से डिफर करते, बाकी हम पार्टी के साथ है। बट
उनको इतनी ओपिनियन देने की भी आजादी नहीं है, और जो उनका हशर हुआ है कि वो गद्दी नशीन है और उनका पूरी एक फैन फॉलोइंग है। शरफपुरी साहब की जिस तरह से तजलील की गई, उनके सर पे लोटे रखे गए, और लोटों की और लोटे कहने वाली जो तर्जुमान है वो खुद एक और किसी सियासी जमात से आई हुई है, और वो थकती नहीं है गालियां देते हुए, गालम गलोच करते। और इसी शादमत के साथ वो पहले जब कि दूसरी जमात में थी तो नवाज शरीफ साहब को गालियां निकालती थी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो बंदा अपनी खाली राय देता है, खाली लफ्ज या लफ्जों का चुनाव करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता है, उसकी ये जिंदगी जीरन कर देते हैं, उनको इबरत का निशान बनाते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डेमोक्रेसी इन दोनों जमातों में नहीं, अगर किसी जमात में है वो इसलिए नहीं कि मेरा उस जमात से ताल्लुक है। यू कैन वेल इमेजिन कि हम अपनी लीडरशिप की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। इवन कुछ हमारे मिनिस्टर्स तो उन्होंने ऑन मीडिया भी किया, और उसके अलावा हम हमारी आप पार्टीज की अगर मीटिंग इसमें मुशर्रफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें तहरीक इंसाफ में ऐसा नजर आता है कि क़यादत के अंदर इतना हौसला है कि अगर कोई बात कोई अदरवाइज हो जाए तो उसको सहारा भी जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन कुछ मिसालें हमें ऐसी मिलती है नदीम अफजल चंद साहब की कि उन्होंने डिफर किया क़यादत के फैसले थे तो उनको घर भी जाना पड़ा। अब कहा यह जा रहा है कि आपके जो सेनेट के उम्मीदवार हैं वो भी बनी गाला में उनका इंतखाब हो रहा है, कोई मुशावरत नहीं हो रही, और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग के जो बैरून मुल्क से बतौर एडवाइजर आए थे नदीम बाबर साहब सेनेटर बनने जा रहे हैं। वजीउद्दीन साहब नहीं थे, नदीम बाबर कह रहा हूँ, अकबर एस बाबर साहब थे, जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, कई पीटीआई के सीनियर लीडरान थे मुसर्रत साहिबा जिनकी मुखालफत की वजह से उनको फिर साइडलाइन किया गया। नहीं, आई डिसएग्री। देखें डिसिप्लिन देखें, डिसिप्लिन का तो बहरहाल किसी भी जगह घर से आप डिसिप्लिन निकाल दो तो आपको पता है कि वो फिर क्या मछली मंडी लगेगी। अकबर एस बाबर को तो आप बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपको मैं अर्ज करूं कि वो ब्लैकमेल करके वो पहले पार्टी जब पार्टी डाउन जाती थी छोड़ देते थे। जब पार्टी 2011 में जब पार्टी हमारी माशाल्लाह मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद जब बेहतर हालत में हुई तो वो हमेशा ब्लैकमेलिंग करके आना, उन्होंने ये काम ब्लैकमेलिंग से शुरू किया था, फिर वो खिलौना बने ऑपोजिशन की जमातों का। और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो केस हमने उसके ऊपर हम ज्यादा शिद्दत के साथ चाहते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग अब सामने आ जाए, वाजे हो जाए कि इनफैक्ट होती क्या। अगली रहेगी बात, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैव ओनली 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हमारी पार्टी बेशक लेकिन वजीउद्दीन साहब तो काबिल एहतराम, हामिद खान साहब काबिल एहतराम, उनको तो ट्रिब्यूनल पे बैठा के उन्होंने कहा कि रिगिंग हुई थी इंट्रा पार्टी इंतखाबात में, वो तो काफी एविडेंस के साथ उन्होंने ये फाइंडिंग्स दी थी, नहीं मुसर्रत साहिबा? देखिए, मैं जो बात कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जितना इनकरेज करते हैं, जितना वो सुनते हैं, मैं एज वाइज भी और सीनियोरिटी वाइज भी आई एम वेरी जूनियर, लेकिन जिस मीटिंग में जो ओपिनियन हम इनपुट देते हैं हमें उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलता है। हमें बाकी जमातों में अगर कोई क्वेश्चन करता है कोई सीनियर बंदा भी, तो वो आपको ना सिर्फ जमात में नजर नहीं आता, आपको वो उस मीटिंग में भी नजर नहीं आता। लेकिन हमारी पार्टी में मैं ये कह रही हूं कि बाकी तमाम सियासी जमातों की निस्बत ना सिर्फ हमें इजहार राय की आजादी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आजादी है, लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, देखिए वी आर हियर फॉर पॉलिटिक्स, और आपस में भी जमात के जो मुख्तलिफ लोग होते हैं उनकी पॉलिटिक्स चलती रहती है। उसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से किसी ने पार्टी छोड़ी या उन्होंने क्रिटिसाइज किया तो छोड़ी, आपसी इख्तलाफात रहते हैं। लोग इतनी बड़ी सियासी जमात में, एंड यू हैव ओनली 3 to 4 एग्जाम्पल्स, लेकिन वो भी सियासत की एग्जाम्पल, उसमें पार्टी पॉलिसी पीछे रह जाती है, उसमें लोगों की आपस के झगड़े, अगर फर्ज करें मेरा अपने किसी कोलीग के साथ कोई मसला है, उसमें अगर हम एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए कुछ गेम्स करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी पॉलिसी खराब हो गई या पार्टी लीडरशिप ने किया, लेकिन जो अगर कोई भी बंदा लिमिट क्रॉस करता है, वायलेट करता है, आपको पता है कि अकबर एस बाबर ने बहुत ज्यादा वायलेशंस की थी, इन्होंने इंतहाई तूफान बदतमीजी में जाया था नईमुल हक मरहूम भाई साहब के साथ, फिर इनको शोकॉज किया गया, प्रॉपर प्रोसेस के तहत इनको पार्टी से फारिग किया गया। हाँ, इन्होंने हमारे पास इस चीज का एविडेंस मौजूद है। ये बताइए, यकीनी तौर पे आप क्लेम कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी जमहूरी जमात है, हम भी मानते हैं। अब सेनेट के जो उम्मीदवार हैं उनके इंतखाब के हवाले से कोई पार्टी मुशावरत भी हुई है कि पंजाब के अंदर वर्कर से आप जैसे लोग जो बड़े बरसा बरस से खान साहब के साथ हैं उनसे भी पूछा गया है कि उम्मीदवार कौन से होने चाहिए, या बनी गाला में फैसला हुआ है? और कुछ इतलात ये भी हैं कि खुद पंजाब के अंदर बहुत सारे MPAs अब बुज़दार साहब से संभाले नहीं जा रहे, तो परवेज़ इलाही साहब बड़े पुराने आदमी हैं, बड़े तजबराकार आदमी हैं, तो उनसे मदद ली जा रही है कि मेहरबानी करके इनको मैनेज करें।
तो इसमें कितनी कुछ सदाकत इन इत्तलात में? देखिए, लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम, ये देखें, हमारे परवेज इलाही साहब, उनके साथ कोalition की शक्ल में हमारी गवर्नमेंट है, वो स्पीकर है हमारे। और आपको भी पता है कि विद दिस स्मॉल नंबर ऑफ सीट्स अगर वो स्पीकर है तो इसका मतलब ये कि वो हमारे बड़े पक्के इत्तेहादी हैं, बड़े पक्के एलाइज हैं, और उनके एक्सपीरियंस की वजह से उनको ये पोजीशन दी गई, एंड ही डिजर्व, ये वो डिजर्व भी करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी भी कोई इलेक्शन होती है तो उसमें आपके एलाइज के साथ मिलकर जो जितना मंझा हुआ खिलाड़ी होता है उसका रोल उतना होता है। तो ये तो कोई नहीं है, छंबे की बात नहीं है। अगर वो हमारे ही स्पीकर हैं तो वो क्यों नहीं अपना रोल प्ले करेंगे, उन्होंने करना, और उनका बड़ा मेजर रोल है, और मिलके ये टीम वर्क होता है इलेक्शन में हमेशा। आपको ये बात मेरे से ज्यादा इन चीजों का अंदाजा है। अब रह गई बात, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद भी ये इस्तेकाक रखते हैं कि वो सेनेट की टिकट्स का फैसला कर सकते थे, उन्होंने पूरा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, और बोर्ड में जरा आप बैलेंस देखें कि उसमें जो डिसीजन मेकर्स में आपको पता है चारों सूबों के जो हमारे गवर्नर हैं, जिन 2 सूबों में हमारी गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारे सीएम्स हैं, उसके बाद हमारी पार्टी की जो मेन लीडरशिप है, अगर मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात करूं, शफकत महमूद साहब, असद उमर साहब, उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी उसमें बैठ रहे हैं, एंड उनकी भी ओपिनियन ली जा रही, चूंकि पार्टी को सैफ भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, सैफ भाई, और उसके अलावा खटक साहब, और उसके अलावा इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, मैंने सीएम सरदार उस्मान बुजदार, और हमारे मोहम्मद खान साहब, और हमारे दोनों गवर्नर चौधरी सरवर साहब भी, और केपी के गवर्नर भी। और देखें, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एक बंदे की ओपिनियन ली, और ये हमारा प्रोसेस, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, कि ये लास्ट 6 मंथ से ओपिनियन ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ओपिनियन लेते हैं और न्यूट्रल सोर्सेज से लेते हैं, और वो अपने वो वर्कर्स, अदना वर्कर्स, कोई हमारे जैसे अदना वर्कर्स जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट है, और ये हमें भी नहीं पता किस किस से वो ओपिनियन ले रहे होते हैं, वो फीडबैक लेते हैं, और पार्टी के लोगों को, एक मैं बात बताऊं, वो स्ट्रगल के थ्रू ऊपर आए, वो हमारे पार्टी के तमाम लोगों की रग रग से वाकिफ हैं, और हमें उनके फैसलों पर इसलिए एतमाद है कि वो मेरिट के अलावा फैसला नहीं करते, और इंशाल्लाह यू विल सी कि मेरिट प्रिवेल करेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट टिकट्स की एलोकेशंस में इंतहाई इंसाफ पे और परफॉर्मेंस पे और उस बंदे से काम क्या लिया जाना उस पर मबनी फैसला होगा। और आज तक जितने भी उनके फैसले आए हैं, पार्टी उनको मनोअन तस्लीम करती है। उसकी एक वजह है कि इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिसकी जितनी मर्जी कुर्बानियां हों, हमारी जाती हैसियत में जैसे मेरी या किसी की भी, लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ी कॉस्ट अगर किसी ने पे की है, सबसे बड़ी कुर्बानी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खुद की है। और वो चूंकि अगर अपने बहन, भतीजे, चचे, मामे, चाचे, ताए नहीं उन्होंने लेके आने, तो ये आप कैसे मान सकते हैं कि वो मेरिट को दरगुजर करेंगे। या तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजना हो, दोस्तों को नवाजना हो, तो बात समझ आती है। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें उन पे अपनी जात से भी अच्छा, यही मुसर्रत साहिबा, क्योंकि आपका बयानिया बाकी सियासी जमातों से हटके है, और अब क्योंकि 2.5 साल का मार्ग भी क्रॉस हो गया है, हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है मुसर्रत साहिबा कि पंजाब हुकूमत पूरी तौर पर फेल हो गई। एहसन इकबाल साहब ने भी कुछ माह पहले कहा कि पाकिस्तान वो पंजाब बचाओ तहरीक निकालेंगे। ये और बात है कि अभी तक उस तहरीक का आगाज़ नहीं हुआ। लेकिन आपके करीब जी, आप MPA हैं, पंजाब असम्बली से आपका ताल्लुक़ है, इन पिछले 2.5 साल में जो तनकीद की जाती है बुज़दार साहब की इंतज़ामिया पे कि इस्लामाबाद के ज़रिए ये सब का सब रिमोट कंट्रोल होता है, कोई नामवर कामयाबियां जो कि PTI पंजाब प्रोजेक्ट करती हो, वो क्या हैं जी अकॉर्डिंग टू यू? जी, सबसे पहले तो देखें, ये हमारे ऑपोजिशन का सबसे जो भोंडा बयानिया मैं कहूंगी कि र्यूमर्स की फैक्ट्री इन्होंने पूरे 2.5 साल चलाए रखी कि आज जा रहे हैं तो कोई और आ रहा है, इसका उन्हें हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। और फिर शुक्र खुदा का कि इनकी PDM मार्जे वजूद में आई, और फिर ये 11 जमातों का गठजोड़ एक कंटेनर पे हमने इनको एक जगह पे क्लब किया, और अब हमें एक तरफ उंगली उठानी पड़ती है, और ये बड़ी हमारी कामयाबी मैं इसको गिनती हूँ। और अवाम की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इनको आईना दिखाया। जहां तक रह गई हमारी परफॉर्मेंस की बात, देखें, एहसन इकबाल साहब का ट्वीट कोट करूंगी कि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है ना वो हमसे आगे निकल गया। तो ये सोचते बिल्कुल नहीं है, बांग्लादेश 2015 से हमसे आगे है। तो 2015 में किन की हुकूमत थी, ये इनको याद रखना चाहिए। जब भी इस तरह की कोई ये बोंगी मारते हैं तो पहले तारीखी हकाइक को ठीक, आप कामयाबियों की बात कर रही थी जी। मैं कामयाबी, देखें, सबसे पहले तो ये कि हम पूरे पंजाब की 11 करोड़ पॉपुलेशन को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रहे हैं, जो कि किसी भी
पब्लिक प्राइवेट जहां से मर्जी वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तकरीबन 1 मिलियन अमाउंट के बराबर। हाँ, मेन क्रॉनिक डिजीजेज जिसमें आपकी कैंसर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी, उनको हम उनको कवर कर रहे हैं और उनके लिए एक अलग से भी हमने प्रोग्राम शुरू किया है। फिर उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है एहसास। उसके अंडर जो डिफरेंट हमने प्रोग्राम्स किए, हमने अभी नौजवान किसानों को जो ट्रैक्टर स्कीम दी, हमने आसान साथ पे कर्जे दिए, हमने कारोबार के लिए हमने जो पूरे डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के, उनको हमने टारगेट किया और उसमें हमने खवातीन को भी एम्पावर किया, उनको रोजगार के मौके दिए। उसके बाद हमने जो आपका 35% टोटल बजट ऑफ पंजाब हमने रिंग फेंस किया जनूबी पंजाब में। वहां पे हमने हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, पूरे जनूबी पंजाब में कोई एक बर्न सेंटर नहीं था, तो बर्न सेंटर बहावलपुर बना के, फिर हमने मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल अलग से, हाँ ये जरूर है कि हम उसके पे अपना नाम नहीं लगाते, हमने उसको जैसे ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल तो फलाना हमने इमरान खान हॉस्पिटल नहीं रखा, नश्तर 2 रखा, लेकिन वो पूरा कंप्लीट इंटरनेशनल फैसिलिटीज के मुताबिक का बड़ा हॉस्पिटल है अलग से। फिर उसके बाद हमने ऐसे एरियाज को टारगेट किया जहां पे पहले यूनिवर्सिटीज नहीं थी, जैसे कि अभी रिसेंट पास में चकवाल यूनिवर्सिटी को हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया। फिर हमने कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव किया, हमने डैम्स बनाना शुरू किए, और ऐसे बेशुमार मंसूबे हैं। हमने हजारों की तादाद में स्कूल्स को अपग्रेड किया। हमने स्कूल इसी के पर अंदर मुसर्रत साहिबा, क्योंकि हमारा ज़रा वक्त कम हो रहा है, तो इस नोट पे शायद क्लोज करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहिबा, MPA पंजाब असेंबली और चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंटीरियर, शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे कुछ बैन अल-अक़वामी अमूर के मुतालिक। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो ताल्लुकात हैं वो अब जाके पीक कर रहे हैं। चाहे जो भी कंट्रोवर्सी हो अमेरिका की जानिब से या सऊदी अरब की जानिब से, कोई ना कोई हल निकाल लेते थे। और इसमें जो एक बहुत अहम एस्पेक्ट था वो था इज़राइल का मुख्तलिफ खलीजी ममालिक का तस्लीम करना और उसको रिकगनाइज़ करना। अब कुछ आरा थे कि इसमें सऊदी अरब की भी गहरी नज़र थी इस पूरे प्रोसेस पर, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया के आते साथ ही अब इन ताल्लुकात में कशीदगी देखने को मिल रही है। चाहे वो सऊदी अरब और कतर के बीच जो ताल्लुकात में अब एक तरह की बहाली हो रही है, चाहे दूसरी जानिब अमेरिका का यमन में जो जंग हो रही है उस पर ना सिर्फ वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर पाबंदियां डालना, लेकिन पूरी जंग पर सवाल उठाना और कहना कि क्या ये लाजिम है कि इस तरह की जंग जारी रहे। इस पर बात करेंगे। जनाब शराजी साहब, बहुत जल्द अज जल्द आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह जो खित्ते में सिचुएशन है तब्दील हो रही है। क्या बाइडन इंतज़ामिया में आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी देखने को मिलेगी एज़ फार एज सऊदी अरेबिया इज़ कंसर्न्ड? अब ये याद रहे सर कि मुंतखब होने से पहले भी जो बाइडन ने काफ़ी ज़्यादा सख्त बयानात दिए थे सऊदी अरब के मुतालिक, और ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस पूरी रिलेशनशिप को री करना चाहें, रीओरिएंट करना चाहें। बिल्कुल मेरा ख्याल में जो हमारा उस वक्त भी ख्याल था कि जब रजीम चेंज आएगा अमेरिका के अंदर, तो ट्रंप साहब के दौर में किए गए बहुत सारे फैसलों के ऊपर नज़रसानी की जाएगी और उनको अंडू किया जाएगा। और आपने देखा भी है कि कई मुस्लिम ममालिक थे जिनके शहरियों के अमेरिका पे आने पे पाबंदी थी, और पहला जो उन्होंने इकदाम उठाया उस पाबंदी को उन्होंने ख़त्म किया और वो उस फैसले को अंडू किया। उसके बाद एक और अहम बात उन्होंने की, वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उसको वो रिव्यू करेंगे और दोबारा जाएंगे। तो यकीनी तौर पे वो भी एक उम्मीद ये थी कि ऐसे ही होगा। फिर एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो यूरोप के ममालिक के साथ एक मुआहदे से अमेरिका अचानक निकल गया था ट्रंप साहब के कहने पे, उसको भी उन्होंने कहा कि दोबारा उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। और यहाँ पे भी मिडल ईस्ट के अंदर जो एक एग्रेसिव पॉलिसी ट्रंप साहब लेके चल रहे थे और एक बड़ा एक इम्बैलेंस सा क्रिएट कर दिया था, मेरे ख्याल में अब उसको भी दुरुस्त करने की बात की जा रही है। और उससे बढ़ के असद मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे यमन की जंग, उसमें
अरब इत्तेहाद को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, अगरचे लाखों लोग वहाँ पे, या हम कह सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए, लेकिन वो जंगी मकासद हासिल नहीं कर सका अरब इत्तेहाद। और अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादी के जो इस इत्तेहाद के पीछे खड़े हैं, और एक तासुर ये है कि शायद उनकी हिमायत से सब कुछ हो रहा है। तो मेरा ख़्याल में अफ़गानिस्तान में एक नाकामी के बाद, शाम में एक नाकामी के बाद, अमेरिका और उसके इत्तेहादी नहीं चाहते कि अब यमन की जंग के अंदर भी जो नाकामी है उसके अंदर वो हिस्सेदार बने। तो मुझे लगता है कि प्राइमरीली तो ये है कि अगर ये जंग जिसके अंदर अब लग ये रहा है कि अरब इत्तेहाद बुरी तरह नाकाम हो गया है, तो इस नाकामी में अमेरिका हिस्सेदार नहीं बनना चाह रहा, और इसके नतीजे में फिर जो एक वहाँ पे एक अदम तवाज़ुन का एक तासुर मिल रहा था, फ़िज़ा पैदा हुई थी, मेरा ख़्याल में वो भी एड्रेस हो जाएगी। तो ये जो फैसला किया गया बुनियादी तौर पे इन 2 चीज़ों को सामने रख के किया गया है, और अमेरिका नहीं चाहता कि इस तरह का जो एक गैर मुतवाज़िन पॉलिसी है उसको कंटिन्यू रखा जाए, और मिडल ईस्ट के अंदर उसके लिए एक नए चैलेंजेस पैदा हों। तो यकीनी तौर पे बाइडेन साहब कि जो आपको मालूम है कि सदर ओबामा के साथ 8 बरस तक बतौर नायब सदर भी वो काम करते रहे हैं, तो वो बड़ी बारीक बीनी से ट्रंप साहब के 4 सालों की इन पॉलिसीज़ को देख रहे थे, और उनके बहुत बड़े नाक़िद भी थे। तो हमें यही उम्मीद थी कि ऐसे ही होगा, और अब तो अफ़गानिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि सारे प्रोसेस को भी वो रिव्यू कर रहे हैं, और इसके हवाले से भी लगता ये है कि बड़े करीब चंद दिनों में कोई और अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे भी जो बहुत सारे इक़दाम लिए गए थे शायद उनको अनडू कर दिया जाए। तो लगता ये है कि अब जो एक हिमायत हासिल थी सऊदी अरब और अरब इत्तेहाद को, वो ख़त्म हो गई है, और ख़ित्ते में अब उनको मेरा ख़्याल में बाकी ममालिक को भी स्पेस देनी पड़ेगी। और वो जो एक एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, या उनके ख़्याल से वो जो ईरान का असर रसूख था उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब सऊदी अरब और उनके जो वहाँ पे दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं उनको अब सेकंड थाट लेना पड़ेगा कि ऐसे में कि जब अमेरिका जैसा मुल्क और उनके यूरोपीय इत्तेहादी उनके पीछे ना खड़े हों, तो फिर बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी सऊदी अरब के लिए इस डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ना। अच्छा, इसमें शराजी साहब जो दूसरा जाविया है वो यही है कि आप तो बेहतर जानते हैं सर कि जो बाइडन ओबामा इंतज़ामिया में नायब सदर थे, और ओबामा इंतज़ामिया की एक बहुत मरकज़ी कामयाबी ये समझी जाती थी कि ईरान के साथ कई दहाई बाद एक तरह का एटमी मुआहदा किया गया, और उस एटमी मुआहदे के तहत अमेरिका और जो बाकी ममालिक थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी और कोशिश की थी कि किसी तरह से एक न्यूक्लियर डील हो जाए, उसके बाद ईरान के साथ भी ताल्लुकात में एक वाज़े किस्म का थौ आपको नज़र आएगा। तो अब कोशिश तो की जा रही है कि बाइडन इंतज़ामिया उसी मुआहदे को किसी और शक्ल में बहाल कर दे। क्या आपके करीब जो मुख्तलिफ फ्लैश पॉइंट्स हैं, एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान, और उनके बीच जो एक तरह की कोल्ड वॉर जारी है, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो शाम में हो, और चाहे दीगर ममालिक हैं जहाँ इस तरह का शायद इतना वाज़े डिवाइड नहीं नुमाया होता, लेकिन उधर भी टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं, चाहे फ़लस्तीन हो चाहे बहरीन हो, जिधर ईरान के भी इंटरेस्ट हैं और सऊदी अरब के भी इंटरेस्ट हैं। तो ये जो एक दूसरा कोल्ड वॉर शुरू हुआ है शराजी साहब अब कि बाइडन इंतज़ामिया के आने के बाद, आपको क्या उसमें कोई फ़र्क नज़र? मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब और दीगर उनके जो इत्तेहादी ममालिक बिलखुसूस अरब ममालिक, उनको माजी में बड़ा एक तरह से देखा गया है कि वो अमरीकी पॉलिसीज़ को लेकर और ख़ित्ते के अंदर ख़ुद अपना सुख बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी एक महाज पे भी इन ममालिक ने कोई खातिर खा कामयाबी नहीं दिखाई, जिसकी बुनियाद पे वाशिंगटन में बैठी इंतज़ामिया इस बात को लेकर इनकरेज हो कि इन ममालिक के साथ अगर खड़ा हुआ जाए तो मिडल ईस्ट के अंदर उनके उनके जो अज़ाइम है या उनके जो मकासद हैं उनको हासिल करने में ये ममालिक मददगार साबित हो सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये भी एक फैक्टर है, और उनको लगता है कि बेहतर यह है कि इन ममालिक के ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, इनके ऊपर और रिलाई किया जाए या इनकी और मदद की जाए, एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया जाए जिसके नतीजे में तासुर ये मिले कि अमेरिका दीगर ममालिक को भी इंगेज करने में ख्वाह हैं। और बिलखुसूस ईरान की बात, ईरान ने इस खित्ते के अंदर अगर देखा जाए तो सीरिया की जंग के अंदर जहाँ पे रूस और दीगर ममालिक एक रोल है, वहाँ पे हमें ईरान का रोल भी बड़ा वाज़ेह नज़र आता है। और हम कह सकते हैं कि
एक बड़ा कलीदी रोल प्ले करके सीरिया के अंदर बिलखसूस अमेरिका या दीगर उनके जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं उनको जो नाकामी हुई है और असद बशार असद का रजीम चेंज करने में जो नाकामी है उसके अंदर ईरान का बड़ा रोल है। वक्फे के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस की और जो अब वैक्सीनेशंस आ रही हैं पाकिस्तान और उनका जो सारा प्रोसेस शुरू हो गया उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की मुहिम का आगाज़ कर लिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मौजूदगी में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर कर दिया गया है। अब ये वैक्सीन चीन की साइनोफार्म है और चीन ने अपने भाई मुल्क को इसके 5 लाख डोज डोनेट तो कर दिए हैं, लेकिन साथ में हुकूमत बार बार यही कहती है कि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि वो ना सिर्फ सप्लाई में इजाफा कर रहे हैं लेकिन एस्ट्राजेनेका से भी उन्होंने उसी तरह की सप्लाई मंगवा ली है। जनाब शराजी साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर क्या जो रोल आउट है उसी तरह के फेजेस में हो और जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल आपके तबके हैं, बेशक आपके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यही जिस तरह फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सर, जिनका सेहत के शोबे से ताल्लुक़ है और जो दिन ब दिन इसका फ्रंट लाइन इसके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं और हेल्थ सेक्टर में फ्रंट एंड सेंटर हैं, किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल में अगर कोविड-19 को लेकर देखा जाए तो लगता है कि डे फर्स्ट से कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेस्ट वे में तो मैनेज नहीं किया गया। और आपको याद है कि जब पहली लहर थी उसके अंदर भी यही था कि डिस्कशन चल रही थी कि मुकम्मल लॉकडाउन हो कि पार्शल हो, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो गुजर गया। दूसरा फेज़ आया तो उसके अंदर भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी, अगरचे बड़े SOPs बताए गए कि कैसे हैं, क्या करना चाहिए, बट किसी ने फॉलो किया नहीं किया। जुर्माने अनाउंस किए गए लेकिन हुए नहीं, आपके सामने सब कुछ जलसे भी होते रहे, मार्केट्स भी खुली रहीं, सब कुछ होता रहा, सिवाय स्कूल तालीमी इदारे बंद थे, बाकी सब कुछ खुला था। अब वैक्सीन के मामले पे भी देखा यही गया है कि बुनियादी तौर पे जब अनाउंसमेंट आई दुनिया भर में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है कि जो 80% तक 90% तक मौसर है, तो मेरे ख़्याल में अगरचे हमने पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज़रूर कहा कि इस मामले पे हमने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को इंगेज किया हुआ है और हम भी मुनासिब वक्त पे चीज़ें ले आएंगे, लेकिन आपने देखा है कि पहले मरहले में हमें दोस्त मुल्क चीन ने एक तरह से रेस्क्यू किया है और हमें वहाँ से कुछ मिल पाया, वो भी हेल्थ वर्कर्स के लिए, वरना हुकूमत के एंड पे तो लगता नहीं है कि उस तरह की कोई तैयारी थी और ना ही तो कंपनीज को उस अंदाज में एंगेज किया गया कि आपको मुनासिब वक्त पे आम आदमी के इस्तेमाल के लिए वैक्सीन मुयसर हो। इस वक्त अगर देखा जाए सर तो बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर 70 और 80 बरस की उम्र के जो लोग हैं वहाँ पे 95% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आप हेल्थ वर्कर्स को छोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि जिन मुल्कों ने बड़े बेहतरीन अंदाज से प्लानिंग की थी और इस मामले के अंदर बड़े सीरियस थे, सिंसियर थे, तो उन्हें फिर किसी किस्म की कोई रुकावट पेश नहीं आई और उन्होंने बड़े बरवक्त इक़दाम किए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शायद हुकूमत की तरजीहात में वैक्सीन को बरवक्त और फौरी तौर पे और बहुत सारे लोगों के लिए लेके आना मेरे ख्याल में ये नहीं था। यही वजह है कि अभी भी हमारे पास अगर 5 लाख आई हैं डोजेज़, तो वो भी अगर 2 बार आप एडमिनिस्टर करेंगे तो ये बुनियादी तौर पे 2.5 लाख लोगों के लिए है। तो 22 करोड़ की इस आबादी के अंदर अगरचे हुकूमत ये कह रही है कि हमने 10-11 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी है, लेकिन ये तो कोई एक तरह से कंपैरिजन नहीं है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि जो क्लेम्स किए जा रहे हैं कि हमने इस माह के आखिर तक या मार्च के पहले हफ्ते में एक बड़ी तादाद में वैक्सीन को पाकिस्तान में मुहैया कर देना है, तो आप भी यहीं पे हैं, मैं भी हूँ, देखते हैं कि वो मार्च का जो पहला हफ्ता आएगा कितने लोग होंगे जिनको ये वैक्सीन मुयसर होगी। मुझे नहीं लगता कि अभी भी पाकिस्तान इस हवाले से जो मुनासिब इक़दाम वो करने में कामयाब हो पाया है। और अगर सर इस हवाले से मुनासिब इक़दाम नहीं ले रहा तो शायद ये तासुर कि इन वैक्सीन्स को किसी शक की निगाह से देखना चाहिए, उसको भी हर हाल में डिस्पेल करना चाहिए, चाहे गैर मुल्की अनासर की वजह से हो जिनकी मुख्तलिफ इस मुल्क में कार्रवाइयाँ हुआ करती थीं वैक्सीन से जुड़ी हुई। ये एक बहुत ज़्यादा गैर ज़िम्मेदार चीज़ है कहना कि जी वैक्सीन्स आप अपने रिस्क पे लगाएं, उसको इस तरह देखें, इस तरह करें। हर बात को एम्पेरिकल डेटा को सामने रखते हुए, स्टैट्स को सामने रखते हुए इस तरह की बात करनी चाहिए। और जो हमारी इंतज़ामिया है
जो मिनिस्टर्स फॉर हेल्थ हैं सूबाई सतह पे और वफाकी सतह पे, उनको वैक्सीन प्रोग्राम हर हाल में इनकरेज करना चाहिए अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद। जितना ज़्यादा ये किया जा सकता है उतना ही बेहतर होगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।